सरल व्यायाम, वार्म अप एक्सरसाइजेज हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए, गतिवान बनाने के लिए प्रारंभ में इन सरल व्यायामों से ही हमें अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करना चाहिए। अपने व्यायामों को, योगासनों को, प्राणायाम को, ध्यान को प्रारंभ करना चाहिए। 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक इन सरल व्यायामों का नियमित अभ्यास करें। समय कम हो तो कम से कम 5 से 10 मिनट तक इन सरल व्यायामों का अभ्यास अवश्य करें। अन्य योगासन या अन्य योगी क्रियाएं न भी कर पाए समय अभाव में, तो 5 से 10 मिनट के इन सरल व्यायामों से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में पूरा शरीर योगी क्रियाओं से, इन सरल व्यायामों से स्वस्थ रहेगा। और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन और मस्तिष्क भी निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा। इन व्यायामों का 5 से 10 मिनट तक नियमित अभ्यास अवश्य करें। प्रारंभ में 2 मिनट से प्रारंभ करके 1 महीने में 5 मिनट तक पहुंचाएं और 2 महीने के अंदर 10 मिनट तक आप इन सरल व्यायामों का अभ्यास बढ़ाएं। सरल व्यायाम का अभ्यास के बाद अब हम पद्मासन में बैठकर कुछ अन्य योगासनों का व योगी क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। पद्मासन में बैठ जाएं। दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की जंघा पे लगाना है। जंघा के कॉर्नर पर, और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर की जंघा के कॉर्नर पर लगाना है। ब्रह्मांजलि मुद्रा में बाएं हाथ के हथेली पर दाहिना हाथ की हथेली को रखना है। पलकों को धीरे से बंद कर लें और ढीला छोड़ दें।
हर सांस में शांति महसूस करें। पूर्ण शांति, परम शांति। सांसों पर निरंतर ध्यान लगाने से हम शांति और आनंद की सर्वोच्च अवस्था तक, समाधि की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच जाते हैं। बस सांसों को महसूस करते रहें। ना सांसों को लंबा करना है, ना छोटा करना है। बिल्कुल सहज गति से सांस को चलने दें। जैसे सांस आ रही है आने दें, जैसे जा रही है जाने दें। बस सांस को महसूस करते रहें। दर्शन करना है। दुकान हाई स्कूल से नीचे बहुत बड़ी दुकान। हाँ, अच्छा, मेडिकल के ठीक सामने एक दुकान है। हाँ हाँ हाँ, वो है। मेड़त वालों जैन है, ऐसा कुछ है। ये हो सके मेड़त दो तीन मेड़त वालों को भी दुकान है। वो जो मेड़त वाले है ना, मेडिकल स्टोर लगा रखा है। हाँ हाँ हाँ, उसको देखते आता हूँ। हाँ तो उसके ठीक सामने अच्छा, डेयरी के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, खंडेलवाल जी शायद क्या हाँ, नाम है? खंडेलवाल जी की दुकान है। बहुत फेमस दुकान है। हाँ हाँ, बहुत पुरानी दुकान है वो, खंडेलवाल जी वो है। ये चल रहा होगा कोई चल रहा हो तो लाइव हो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। वो दर्शन के हिसाब से यहाँ देखना हाँ, है कि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या चल रहा है। चलिए, इसके बाद हम अगली योगिक क्रिया पद्मासन की अवस्था में ही हाथों को ऊपर उठा लें। मस्तक को और हाथों को जमीन पर टिकाना है। यह है योग मुद्रा। ध्यान सांसों पर ही लगाना है। जितना आसानी से झुक सकते हैं उतना ही झुकें, झटके से नहीं झुकना है। 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक, 5 मिनट तक या अधिकतम 10 मिनट तक योग मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। योग मुद्रा में भी ध्यान शीघ्र सिद्ध हो जाता है। ध्यान सही तरीके से लग पाता है। हम जिस जगह ध्यान लगाना चाहें उस जगह अपने ध्यान को योग मुद्रा के अंदर स्थिर कर सकते हैं। हाथों को पीछे कमर पे भी रख सकते हैं। हाथों को प्रणाम मुद्रा में भी रख सकते हैं और हाथों को हथेलियों को जमीन पर स्पर्श कराते हुए भी रख सकते हैं।
इसके बाद अगला योगासन मत्स्यासन। पद्मासन की अवस्था में ही पीछे की ओर पीठ के बल लेटना है। सिर के बीच के हिस्से को जमीन पर टिकाना है। हाथों से पैर के अंगों को पकड़कर हुए और इनको जमीन पर टिकाना है। घुटनों को जमीन पर टिकाना है। कुछ देर पद्मासन में ही पीठ के बल लेटे रहे। जो मत्स्यासन की पूर्ण अवस्था तक मत्स्यासन को नहीं कर सकते हैं, वो इसकी प्रारंभिक अवस्था या पद्मासन की स्थिति में पीठ के बल लेटने में भी मत्स्यासन के संपूर्ण लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। मत्स्यासन में रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। उद्यान बल स्वाभाविक रूप से लग जाता है। कमर दर्द और पेट रोगों में मत्स्यासन में विशेष लाभ होते हैं। हर योगासन में वैसे तो संपूर्ण शरीर ही स्वस्थ होता है, लेकिन जिस अंग विशेष पर उस योगासन में विशेष खिंचाव उत्पन्न होता है, उस अंग के रोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। उस अंग की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही जिस अंग में खिंचाव हो रहा है, उस अंग में रक्त संचार तीव्र गति से होने लगता है। और जब रक्त संचार तीव्र गति से होता है, तो रोग स्वाभाविक रूप से खत्म होने लगते हैं। रक्त के थक्के पिघलने लगते हैं। ब्लड फ्लो नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से। चाहे घुटनों में ब्लड फ्लो हो, चाहे कमर में ब्लड फ्लो हो, या किसी भी जॉइंट में ब्लड फ्लो हो, हार्ट में, माइंड में, सभी जगह रक्त संचार जब तीव्र गति से होगा, तो सभी तरह के रक्त के थक्के पिघलने लगेंगे, नष्ट होने लगेंगे और रक्त तीव्र गति से हमारी नस नालियों में घुलने लगेगा और हमारी क्षमताएं सामान्य व्यक्ति के तुलना में असीमित होती चली जाएगी। इसके बाद मत्स्यासन की अवस्था में ही पद्मासन में रहते हुए बैठे। अगर पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, तो पद्मासन को तोड़ते हुए सुखासन में बैठें। इसके बाद हम कुछ खड़े रहने वाले करते हैं। इसके बाद हम अगले योगासन के रूप में अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में सटाते हुए पंजों को ऊपर करना है। शरीर बिल्कुल सीधा तना हुआ, जमीन पर केवल पैरों के अंगूठे उंगलियां टिकी रहे, बाकी पूरा हिस्सा ऊपर हो जाए। एड़ियों के साथ साथ पूरी पगतियां ऊपर हो जाए। केवल अंगूठा और उंगलियां ही पैर के जमीन पर टिके रहें। सभी तरह के जॉइंट्स पेन के लिए ये रामबाण है। कंधों का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, कमर का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, सभी इसके नियमित अभ्यास से
पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसका अभ्यास प्रातः और साय के अलावा दिन में भी हम, जब भी हमें आलस्य शरीर में महसूस हो, इसका 1 मिनट अभ्यास हम दिन में भी कर सकते हैं कभी भी। इस आसन का अभ्यास नियमित करना चाहिए। सरल आसन है, सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान या तो रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर या सांसों पर। इसके बाद पैरों के अंगों को पकड़ना है। यह है हस्तपाद अनुष्ठान। इसकी प्रारंभिक अवस्था है घुटनों को मोड़े बिना पैरों के अंगों तक हाथों को पहुंचाना, और पूर्ण अवस्था है हाथों से पैरों की एड़ियों को पकड़ते हुए सिर को घुटनों में टिकाना, घुटना मुड़ने नहीं चाहिए। यानी ये सब पूरी तरह से धड़ होकर चिपक जाएगा आपस में। इसकी पूर्ण अवस्था में प्रारंभ में जितना झुक सकते हैं आराम से झुकें, झटके से नहीं करना है। कुछ दिनों का अभ्यास है, या पहली बार योगासन का अभ्यास कर रहे हैं तो 1 या 2 महीने का अभ्यास से आप पूर्ण अवस्था तक पहुंच जाएंगे। इसको 1 मिनट से प्रारंभ करके 5 मिनट तक कर सकते हैं अधिकतम। घुटनों के दर्द के लिए रामबाण है, साथ ही सर्दी जुकाम और नजला जैसे रोग भी इसके नियमित अभ्यास से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। घुटनों तक हाथों को टच करते हुए कुछ देर तक करें। फिर प्रयास करें झटके से नहीं, आराम से एड़ियों को पकड़ते हुए, घुटनों को सीधा करते हुए, घुटनों से मुंह को आड़ना। मैं हमारे अजय जी चतुर्वेदी जी से आग्रह करूँगा वो पूर्ण स्थिति तक इस आसन को बिल्कुल सही अवस्था में करते हैं। एक बार वो या उधर ही कैमरा बना दो, आप अजय जी चतुर्वेदी, शरीर बिल्कुल रबड़ की तरह लचीला है आपका, और हर कठिन से कठिन योगासन को भी पूर्ण स्थिति तक आप आसानी से कर लेते हैं, कितने भी समय में। हस्तपाद अनुष्ठान प्रारंभिक अवस्था तक लगभग सभी इसको कर सकते हैं, लेकिन इसकी पूर्ण अवस्था तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है, और अगर प्रयास मन से न किया जाए तो लंबे समय के बाद भी इसकी पूर्ण अवस्था तक पहुंचना संभव नहीं है। चेहरा नाक दोनों घुटनों के बीच में और घुटने में इसके बाद चक्रासन का अभ्यास
चक्रासन की सलाह भी बताएंगे। चक्रासन शरीर को पीछे झुकाते हुए पैरों को टिकाना है, पर जमीन पर टिके रहे। इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं और लेट कर भी कर सकते हैं। हाथ जैसे सपोर्ट चाहिए। चक्रासन भी लगाना है। हाँ यहाँ पे हाँ, मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट पूर्ण अवस्था तक करता हूँ मैं इसको, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट मुझे दिया है। राजेश जी भी इसको बहुत बढ़िया करते हैं, पूर्ण अवस्था तक कर रहे थे चक्रासन को, जो कठिन आसन है। लेट कर शवासन में लेट कर पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए पगतियाँ जमीन पर टिकी रहे, हाथ सिर के दोनों तरफ टिकाना और हाथों और पैरों को छोड़कर पूरा शरीर जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाना। यह है चक्रासन। रीढ़ की हड्डी लचीली बनेगी। कठिन आसनों में से एक आसन है ये। कमर दर्द में विशेष उपयोगी है और उड्डयन बंद भी इसमें स्वाभाविक रूप से लग जाता है। उड्डयन बंद के लगने से पेट के रोग भी ठीक होने लगते हैं। उड्डयन बंद में हमारा पेट पीठ से बिल्कुल चिपक जाता है, पेट और पीठ एक हो जाते हैं। तो नियमित अभ्यास में सरल आसनों का अभ्यास के बाद चक्रासन, पश्चिमोत्थानासन, शीर्षासन जैसे कठिन आसनों का अभ्यास बाद में किया जाना चाहिए। पहले सरल आसनों से हमारी योगिक क्रियाओं को प्रारंभ करना चाहिए। धीरे धीरे जब सरल आसन हम सहजता के साथ पूर्ण स्थिति तक करने लगे, उसके बाद कठिन आसनों का भी अभ्यास प्रारंभ करके पूर्ण स्थिति तक हम कर सकेंगे। अगला आसन शीर्षासन। शीर्षासन मैं नहीं लगूंगा, एक आई हालांकि अब हो गया शुरू पर इतना नहीं करता। जब अपना उससे संबंधित समस्या उसका शीर्षासन, सिर के बीच के हिस्से को जमीन पर टिकाना है, हाथों को जमीन पर टिकाना है और पैरों को ऊपर उठाना है। चेहरा बिल्कुल तनाव मुक्त होना चाहिए। स्ट्रेस हल्का फुल्का आता है तो ध्यान लगाकर जगह किसी तरह से उसको रिलीज करने का प्रयास करना चाहिए। उस हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। शीर्षासन संपूर्ण शरीर का व्यायाम है। संपूर्ण शरीर में रक्त संचार तीव्र गति से होने लगता है। साथ ही मस्तिष्क में रक्त संचार बहुत अधिक तीव्र गति से होता है और मस्तिष्क में जो भी रक्त के थक्के वो पूरी तरह से निकल जाते हैं। शीर्षासन का अभ्यास भी 1 मिनट से प्रारंभ करके अधिकतम 10 मिनट तक किया जा सकता है। इसके बाद वज्रासन में बैठ जाते हैं एक बार।
ताकि हमें जो पैरों की जो थकान है, पैरों के व्यायाम से जो पैर थकते हैं वो पूरी तरह से वज्रासन में बैठने से ठीक हो जाता है। हम अधिक पैदल चल रहे हैं, दौड़ लगाई हो, पैरों से संबंधित व्यायाम अधिक किए हो, तो वज्रासन में बैठने से वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। यानी पैरों की थकान पूरी तरह से निकल जाएगी। पिंडलियों पर दबाव पड़ने से, हमारे पैरों की पिंडलियों की नसें पेट से कनेक्टेड है, पिंडलियों को पूरा दबाव पड़ता है पूरे शरीर का, तो हमारी पेट की आंतें भी सक्रिय हो जाती है और पेट रोग ठीक होकर हमारी जो पाचन शक्ति है वो बढ़ने लगती है। हमारी जठराग्नि वज्र के समान हो जाती है, यानी हम अगर पत्थर भी खाएंगे तो वो भी पच जाएगा। हालांकि हमें आहार, सात्विक आहार ही लेना है, लेकिन इसके बाद हमारी पाचन क्षमता या हमारी जठराग्नि इतनी प्रबल हो जाएगी कि हम जो भी खाएंगे वो पच जाएगा। हमें कोई भी खाद्य पदार्थ नुकसान नहीं कर पाएगा या हमारे शरीर में संचित अधिक समय तक उसके विकार संचित नहीं रह सकेंगे। वज्रासन में ही हम बैठे हुए हाथों को ऊपर करते हुए हाथों और सिर को टिकाना है। ये है वज्रासन योग मुद्रा। सरल आसन है, इसे कितनी भी देर तक कर सकते हैं। कम से कम 1 मिनट इसका अभ्यास अवश्य करें। सभी आसनों को शांति के साथ करना है, आनंद के साथ करना है। आसनों के दौरान ध्यान या तो सांसों पर लगाएं या उस अंग पर लगाएं जिस अंग पर हमें खिंचाव महसूस हो रहा है। खिंचाव वाले अंग पर ध्यान लगाने से वो खिंचाव रिलीज होने लगता है और हमारा वो अंग पूरी तरह से स्वस्थ होने लगता है। अंग विशेष के साथ साथ संपूर्ण शरीर भी हमारा स्वस्थ होने लगता है। इसके बाद सुप्त वज्रासन। सरल आसनों के बाद शवासन नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। थकान महसूस हो या ज़्यादा खिंचाव महसूस हो तब शवासन करना चाहिए। सरल आसनों के बाद अगले आसन का अभ्यास पुनः कर सकते हैं। इसमें सुप्त वज्रासन को घुटने भी हमारे मिले रहने चाहिए, तब स्ट्रेस, प्रॉपर स्ट्रेस आएगा रीढ़ की हड्डी के पृष्ठभाग पर। वज्रासन में बैठकर पीठ के बल लेटना है। सिर के बीच का हिस्सा जमीन पर टिक जाएगा। हाथों को नाभि के ऊपर रखना है, पैर के घुटने मिले रखना है। सुप्त वज्रासन से अगर बैठ सकते हैं तो वापस वज्रासन नहीं बैठे, और नहीं बैठ सकते तो वज्रासन को तोड़ते हुए सामान्य अवस्था में है। वो छोड़ कर लेते हैं। अभी तो 8 बज गए, 5-1 मिनट कुछ वो कर लेते हैं। अपन कल पीठ के बल लेटने वाले कर लेता है, पेट के बल लेटने वाले कर लेते हैं। अपन शल्वासन, धनुरासन, हाँ हाँ
शल्वासन, शल्वासन, धनुरासन और भुजंगासन, ये चारों कर लेते हैं। फिर इसके बाद अपन प्राणायाम कर लेते 10 मिनट का। ये 4 आसन कर लेते, प्राणायाम कर लेते। कैसा महसूस हो रहा है राजेश जी? बढ़िया लग रहा है ना? स्वास्थ्य में पहले से तो लचीलापन आ ही रहा होगा शरीर में, क्षमता मतलब आएगा, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत चेंज आएगा। 5-7 महीने हो गए सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। सुबह जल्दी उठने से ही बहुत चेंज आ जाता है पर्सनैलिटी में। और फिर उसके बाद जब हम ये कर लेते हैं तो शरीर तो स्वस्थ होना ही है, मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ निश्चित रूप से होगा। और जब मन, मस्तिष्क और शरीर सब स्वस्थ हो जाएंगे तो शांति और आनंद अपना आप आने लगेगा, जीवन मजा आने लगेगा। पेट के बल लेट जाए, हम हाथों को जंघाओं के नीचे रख लें और ठुड्डी को जमीन पे अड़ा लें। पैरों को बिना घुटना मोड़े जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएं। यह है अर्ध शल्वासन। ध्यान रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर लगाएं। इसके बाद साष्टांग दंडवत, यानी ईश्वर के समक्ष पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना। अपने इष्ट का, अपने जो भी आपका आराध्य है परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाएं। साष्टांग दंडवत में हथेलियाँ हाथ आगे को फैले हुए, हथेलियाँ टिकी हुई, सिर जमीन पे टिका हुआ, नाक जमीन पे टिकी हुई, पेट जमीन पे टिका हुआ, जंघाएं जमीन पे टिकी हुई, घुटने जमीन पे टिके हुए, पैरों का अंगूठा और उंगलियां जमीन पे टिकी हुई, यानी साष्टांग दंडवत। सभी अंगों का दंडवत प्रणाम है ये ईश्वर को। इस अवस्था में कुछ मिनट अवश्य रहें और ईश्वर का ध्यान करते हुए अपना आपको सांसारिक वृत्तियों से कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह से अलग कर इसके बाद हाथों को रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर रख लें। पैरों को ऊपर उठाना है, बिना घुटना मोड़ा जितना ऊपर उठा सकते हैं, और धड़ को भी ऊपर उठाना है। केवल नाभि वाला हिस्सा टिका रह जाएगा। पैरों को और धड़ को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। ध्यान रीढ़ की हड्डी के पृष्ठ भाग पर। यह है शल्वासन। इसके बाद दाहिने गाल को जमीन पर टिका लें।
हथेलियों को जमीन पर टिका लें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ध्यान सांसों पर। इसके बाद पैरों के घुटने मोड़ते हुए हाथों से पैरों के अंगूठे और उंगलियों को पकड़ लें और एड़ियों को कूल्हों पर टिका दें। कुछ देर इसी अवस्था में रहें, अच्छा लगेगा इसमें भी। अच्छा चलो आप तो इसमें प्रारंभिक अवस्था में भी रहकर देखो, केवल कूल्हों पे एड़ियों को लगा के, है ना, कंफर्टेबल। हाँ, इसमें शरीर को आराम मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। रीढ़ की हड्डी के पृष्ठभाग पर आता है, इसमें भी खिंचाव, हल्का खिंचाव आता है। और जो प्रारंभ में कर रहे हैं योगासन उनका तो अच्छा खासा खिंचाव आता है इसमें। आरंभिक अवस्था है। हाँ, ये धनुरासन की प्रारंभिक अवस्था है। ठुड्डी जमीन पर टिका के रखें इस अवस्था में। इसके बाद पैरों को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाएं। घुटने मिले रहने चाहिए आपस में। फिर धड़ को भी पूरा ऊपर उठा दें। घुटने मिले रहने चाहिए। शलभासन, अर्ध शलभासन और धनुरासन, तीनों के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है और कमर दर्द के लिए ये विशेष उपयोगी है। इसके बाद हाथों को कंधे और कमर के लगभग बीच में टिका लें, हथेलियों को, और आगे के हिस्से को, हमारे कमर वाले हिस्से को केवल पैर जमीन पर टिके रखें। कमर वाले हिस्से को पूरा पीछे की ओर मोड़े, पूरा ऊपर उठा लें। गर्दन भी पूरी पीछे की ओर। यह है भुजंगासन या सर्पासन। ध्यान रीढ़ की हड्डी के पृष्ठभाग पर। सरल आसनों में है। योगासनों का अभ्यास प्रारंभ करते समय जिन आसनों का अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए उनमें भुजंगासन भी एक आसन है। ये सरल आसन है और रीढ़ की हड्डी और कमर दर्द के लिए विशेष उपयोगी है। रीढ़ की हड्डी के पृष्ठभाग का खिंचाव आता है, रीढ़ की हड्डी पूरी लचीली बनती है, कमर दर्द बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। अब हम पद्मासन की अवस्था में बैठकर कुछ देर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आज अनुलोम विलोम का आप करो अभ्यास।
आज अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। अनुलोम विलोम यानी एक नाक के सुर से सांस को छोड़ना और दूसरे नाक के सुर से सांस को लेना। पद्मासन की अवस्था में बैठ जाए या वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। वज्रासन या पद्मासन में नहीं बैठ पाने की अवस्था में सुखासन में बैठकर भी आप प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। यह हमारा चंद्रसूल है बायां और दाहिना हमारा है सूर्य स्वर। इससे जो है हमें शीतलता प्रदान होती है बाईं तरफ, बायां सूर्य जब चलता है तब, और इससे हमारे शरीर में दाहिना सूर्य चलता है तब हमारे शरीर में विशेष ऊर्जा का संचार होता है। ये दोनों सूर सक्रिय हो जाए इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। अनुलोम विलोम का ही एक अलग नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, या यूँ कहें कि इसका वास्तविक नाम ही नाड़ी शोधन प्राणायाम है। हमारे शरीर में असंख्य नस नाड़ियाँ हैं, उन सभी नस नाड़ियों की पूरी तरह से अनुलोम विलोम के अंदर शुद्धि हो जाती है। हम दाहिने हाथ दाहिने सुर को अंगूठे से बंद कर लें, उंगलियों को मस्तक पर टिका लें, बाएं सुर से गहरी सांस लेनी है, जितनी गहरी ले सकते हैं। अब दाहिने सुर से बाएं सुर को दबाते हुए दाहिने सुर से पूरी सांस को छोड़ देना है। और वापस दाहिने सुर से गहरी सांस लेते हुए बाएं सुर से छोड़ना है। यही क्रम निरंतर चलता रहेगा। सांस जितनी गहरी ले सकते हैं गहरी लेनी है, जितनी गहरी छोड़ सकते हैं उतनी गहरी छोड़नी है, यानी सांस की लंबाई अधिकतम करनी है। जब हम सांस लेते हैं तो पूरी ऑक्सीजन, पूरी प्राणवायु हमारे फेफड़ों में भर जाती है, हमारे शरीर में भर जाती है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी विषैले तत्व हमारे शरीर में वो पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं और हमारी सभी नस नाड़ियाँ पूरी तरह से इस प्रक्रिया में शुद्ध हो जाती है। 5 मिनट से लेकर 15 मिनट और अधिकतम आधे घंटे तक अनुलोम विलोम का अभ्यास करना चाहिए। अनुलोम विलोम के अभ्यास से हमारा मन और मस्तिष्क शांत होता है, हमारी नस नाड़ियाँ शुद्ध होती है, साथ ही सर्दी जुकाम नज़ला जैसे रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। संपूर्ण शरीर के साथ साथ मन और मस्तिष्क भी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम के निरंतर अभ्यास।
शाम के समय अपने आवास पर भी कर सकते हैं। किसी एक प्राणायाम का अभ्यास 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कम से कम करें। चाहे अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, चाहे भ्रामरिका करें, चाहे उद्गीत का करें, भस्त्रिका का, कपालभाति का, उज्जयी का, किसी भी एक प्राणायाम का अभ्यास अपनी नियमित दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। हमारे मन और मस्तिष्क की शांति और स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से आवश्यक है। अब हम कल मिलेंगे वापस श्री गोपाल गौशाला योग प्राणायाम सत्संग भवन में नियमित दैनिक योगी क्रियाओं के साथ प्रातः 7 बजे के लिए। आप वाला पाठ नहीं उधर से आप बोलो आपत्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब प्राणी सुख से रहें। सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरोग रहें, निरामय रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हम सभी का मंगल होते हुए देखें। माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, और किसी को भी दुख का भागीदार नहीं बने। परमात्मा से यही प्रार्थना है। 3 प्रकार के जो ताप हैं हमारे, भौतिक, दैहिक और आध्यात्मिक, दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों तापों को नाश करने के लिए और इनको दूर करने के लिए 3 बार शांति, अंत में शांति पाठ किया जाता है। 3 बार ओम शांति 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 बोलने का मतलब यही होता है भावना कि हम त्रय ताप से मुक्त हैं। ईश्वर हमें त्रय ताप से मुक्त